तो दोस्तों अभी हमने चेकआउट कर लिया और चेकआउट करने के बाद बस अभी हम गाड़ी में बोर्ड होने जा रहे हैं। हाँ, चलिए लगेज उतार के रखते हैं और उसके बाद आपसे पीछे डिक्की में, ठीक है। डिक्की में नहीं बैठेगा, आपका सिलेंडर है गैस का। अरे पर मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा, मैं भाड़ा दे रहा हूँ फिर भी एसी नहीं चालू कर रहे हो। वही कह रहा हूँ सर, क्या जितनी वो है सर उसके ऊपर से कंप्लेंट कर दीजिए, गाड़ी बंद करवा दीजिए मेरी। देखिए मेरा गाड़ी बंद करने से कोई संबंध नहीं आता, पर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, आप सही से सर कंप्लेंट तो करेंगे नहीं, उससे अच्छा कर दीजिए। नहीं, मेरे को एक बात बताओ ना, आप मेरे को एक बात बताओ, आप एसी क्यों नहीं चालू कर रहे हो? बस आप ऊपर से कंप्लेंट कर दीजिए। मेरे को आप बताओ ना, आप एसी क्यों नहीं चालू कर रहे हो? आपको एसी नहीं चालू करने की वजह क्या है? मैं पैसे पूरे दे रहा हूँ, मैंने आपकी कैब ली है तो आपको एसी चालू करना चाहिए ना। अगर बेगर एसी के मेरे को जाना होता मैं रिक्शे में नहीं जाता। पैसे भी मत दीजिएगा बस, ठीक है, आपको उतार देता हूँ मैं, और कंप्लेंट करना मत भूलिएगा। सही है यार आपका। दोस्तों दोपहर की गर्मी बहुत थी, इसी के लिए मैंने सोचा कि ओला ऑटो रिक्शा या फिर ओला राइड बुक करने से बेहतर है मैं एक कैब बुक कर लेता हूँ। एसी में जाऊँगा, गर्मी से बचूँगा। इसी के लिए मैंने ओला से कैब बुक की और कैब जैसे ही आई मेरे डोर स्टेप पे, मैंने अपना बैकपैक उठाया और व्लॉग बनाते बनाते मैं कार की तरफ पहुँचा। जैसे मैं कैब की तरफ पहुँचा और पैसेंजर कैबिन में मैंने अपना बैग रखने की कोशिश की तो मुझे फौरी तौर पर ड्राइवर ने कहा कि आप बूट में रखें। तो मैंने बोला ठीक है, आप लगेज कंपार्टमेंट बूट ओपन कर लें, मैं वहाँ पे बैग रखता हूँ। पर वहाँ पे बैग नहीं बैठ रहा था क्योंकि सीएनजी का सिलेंडर बड़ा था। तो कैब ड्राइवर भाई कैब से बाहर आए और मेरे बैग को दबा के बिठाने लगे, जो कि मैंने उनसे कहा कि इसमें फ्रेजाइल वस्तु है, पर उनने एक नहीं मानी। पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब मैं आगे बैठा तो आगे मैंने उनसे गुजारिश की कि आप कैब की एसी चालू कीजिए, क्योंकि एसी के लिए मैंने ये कैब बुक किया, वरना मैं ऑटो रिक्शा या फिर ओला राइड से चले जाता। तो उनने मुझे वजह नहीं बताई और मेरे साथ आर्ग्यू करने लगे। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इनके नाम की कंप्लेंट करूं और इन्हें सबक सिखाऊं। पर सबक सिखाने से पहले ही ड्राइवर ने गुस्से में अपना फ़ोन को ड्राइवर सीट पे फेंक दिया और इत्तेफाकन ये संजोग बोले कि उस फ़ोन का डिस्प्ले ऊपर तरफ था, तो उसके नोटिफिकेशन बॉक्स मुझे दिखने लग गया और मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि 28 बार एक नंबर से कॉल आया जिस नंबर पे नाम वाइफ लिखा है। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा दौड़ने लग गया और मुझे इस चीज़ का आभास हुआ कि ज़रूर इस कैब ड्राइवर का उसकी बीवी के साथ नोकझोंक हुई है, झगड़ा हुआ है, जिसके कारण उसका फ्रस्ट्रेशन वो यहाँ निकाल रहा है। इसी के लिए मैंने कंप्लेंट नहीं की और मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, क्योंकि अगर आपने ड्राइवर का आखिरी जुमला सुना होगा तो उसने कहा था कि आप पैसे मत दो, मैं आपको छोड़ दूँगा। आप मुझे पेमेंट मत दो, मैं आपको आपके मंजिल पे छोड़ देता हूँ। मैंने ऑनलाइन पेमेंट की, पर मुझे अपनी बात भी मनवानी थी और उसे बताना भी था कि किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालना दुरुस्त नहीं है। इसी के लिए मैं जब कैब से उतरा और कैब से उतरने के बाद मैंने ऑनलाइन पेमेंट करने के बावजूद भी जितना उसका फेयर हुआ था उसका 70% मैंने उसके हाथ में दिया। उसने ये सोच के मना किया कि मुझे ये किराया दे रहा है, उसे नहीं पता था कि ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है। और उसके हाथ में पैसे देते वक्त मैंने उससे एक जुमला कहा और वो जुमला ये था कि भाई किसी और का गुस्सा किसी पे नहीं निकालते। एंड गेस व्हाट, 2 से 3 घंटे बाद जब मैं ट्रेन में था तब उस व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने तहे दिल से माफ़ी मांगी और ये कहा कि भाई साहब आपने मेरी परेशानी को समझा और आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि आपने मेरी कंप्लेंट नहीं की। तो मैंने उससे एक ही कहा कि भाई घरगुती झगड़े होते हैं, झगड़ों में सब्र करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, कभी तुम गरम कभी वो ठंडे, और ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तो दोस्तों हम अभी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए और हमारी गाड़ी 4:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है। सो वी आर ऑन अ वे। अभी हम एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं एंड लेट्स सी भाई 2 से 4 मिनट में हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से मुझे ग्वालियर ट्रेन पकड़नी है
अब देखते हैं, अगर प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन लगी हुई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगी है तो प्लेटफॉर्म पे या वेटिंग रूम में हम इंतज़ार करेंगे। चलो सी यू दे। सो गाइस अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जा रहे हैं, पर देर आर चांसेस कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कोई दूसरी ट्रेन लगी है, तो विल वेट, लेट्स सी वही ट्रेन हो। एंड अब हम सीढ़ी से उतर रहे हैं, ये देख लेते हैं ट्रेन कौन सी है। नॉट श्योर अबाउट इट। इट्स अहमदाबाद आगरा छावनी 2247 एंड 2248। यस दिस इज़ 2248। सो गाइज ये हमारी ट्रेन है, तो हम फटाक से बोर्ड हो जाते हैं। चलिए गाइज B1 हमारे सामने ही है। सो दैट्स अ ट्रेन, दैट्स अ बुगी। तो फटाफट देखते हैं, अंदर अभी तक कोई बोर्ड नहीं हुआ है, बट कुछ मिनट में बोर्ड हो जाएगा। अब हम B1 कंपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। आई एम लुकिंग आउट फॉर 22 एंड दैट्स 22। यस दिस इज 22, दिस इज माय सीट। ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट अपना है, तो चलिए बैग सामान रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी पावर नैप लेने चला गया था, तो मैंने अभी अपना पावर नैप लिया है, थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। अब सुबह के 1:20 के करीब अजमेर स्टेशन आएगा, तो इंशाल्लाह उतरूंगा और फिर आगे की बात आगे करते हैं। चलिए मुंह भी धो लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स अभी हमारी गाड़ी अबू रोड पहुंच चुकी है ट्रेन, और अगर आप अबू रोड आए हैं और रबड़ी नहीं खाए हैं तो फिर उसमें कोई मज़ा नहीं है। तो देखिए दिख रहा आपको, वो है रबड़ी वाला। तो अबू रोड आप जब भी आए रबड़ी ज़रूर खाएं, और ख़ास तौर पे वो रबड़ी खाएं जो कुल्हड़ में होती है। ये दिख रहा है आपको, इस तरह कुल्हड़ में वाली रबड़ी। तो ये रबड़ी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत लजीज होती है, बहुत टेस्टी होती है, और इट्स अ मस्ट फॉर यू कि अगर आपकी ट्रेन अबू रोड रुकती है, ये हिल स्टेशन है, तो यहाँ रबड़ी जरूर है। आई हैड बाय वन, व्हाट अबाउट यू? हाय फ्रेंड्स, बाय 1:10 दैट्स इन मॉर्निंग हम अजमेर शरीफ पहुंच चुके हैं। अभी मैं एस्केलेटर से आगे पहुंच रहा हूँ, तो लेट्स सी देयर आर चांसेस कि मुझे अभी स्टे के लिए कोई लॉज वगैरह तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल आई एम ट्रैवलिंग एंड मैं वेटिंग रूम में रुकूंगा, एंड बाय मॉर्निंग आई विल मेक श्योर कि मैं मंजिल पे पहुंचा। एक मिनट, लेट मी आस्क, वेटिंग रूम कहाँ पे? वेटिंग रूम 3 टियर का नीचे? ओके, आई गॉट द वेटिंग रूम राइट नाउ। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ एंड वेटिंग रूम में मैं वेट करूंगा बाय 7 in the morning या 8 in the morning, एंड उसके बाद फिर आगे की जर्नी हम बिगिन करेंगे, क्योंकि लॉज के चेक इन का जो टाइम है वो बाय 9 in the morning है, तो 9 o'clock तक मुझे वेट करना है। सो गाइस फाइनली हम अभी बाहर निकल गए अजमेर शरीफ के लिए, और ये देखिए कितनी लंबी कतार है, देख रहा आपको? जो इतनी लंबी कतार है, ये सब उरूस में आए थे अजमेर शरीफ के लिए, और अब उरूस करके ये निकल रहे हैं। इनको इतना लंबा कतार में रुकना पड़ रहा है। एनीवेज, लाखों की तादाद में अजमेर शरीफ में लोग आते हैं, और उन लाखों में ये वो लोग हैं। चलिए अब हम लॉज की तरफ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कपड़े धोना चाहते हो और आप एक बजट ट्रैवलर हो, तो सिर्फ 10 रुपए के साबुन के इन्वेस्टमेंट से आप कपड़ा धो सकते हो। आपको जितने भी आपके कपड़े गंदे होंगे, वो कपड़ों को आप 10 मिनट के लिए पानी में भिगा दें। पानी में भिगाने से कपड़े के मैल नरम पड़ जाएंगे, यानी कि लूज हो जाएंगे, और उससे जो है आपको मैल निकालने में आसानी होगी। सिर्फ आपको साबुन इस तरह अप्लाई करना है, एंड उसके बाद बाकी का साबुन कर देता है। लॉन्ड्री का खर्चा भी बचेगा, और सबसे जरूरी चीज, आपकी एक्सरसाइज भी हो पाएगी। आप सोचते हो कि ट्रैवल करते वक्त आपकी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो कपड़ा धोना एक बहुत अच्छा विकल्प भी है, एक्सरसाइज भी है, और इससे सेल्फ मेड मैन, आत्मनिर्भर होने का जो समाधान, जो फीलिंग आएगा, वो बिल्कुल अलग है। इस तरह आपको स्क्वीज करना है और साइड में रख देना है, फिर दूसरा कपड़ा लेना है। एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखें
कि कपड़ा एक साथ लोड लेके मत धोए, यानी कि पूरे 4-5 दिन का एक साथ जमा करके ना रखें। आपको कपड़ा अगर धोना है तो डेली कपड़े धोने की आदत डालें या 2 दिन में। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा लोड नहीं आएगा और आपको थकावट महसूस भी नहीं होगी। नहाने से पहले ये काम आप कर सकते हैं। अगर नहाने के लिए शावर लेने के आपको 15 मिनट लगता है तो कपड़ा आपका 10 मिनट में हो जाएगा। तो कुल मिला के 25 मिनट में यू आर रेडी। सो गाइस, अभी हम लॉज से निकल चुके हैं और बुलंद दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। तो ये अजमेर शरीफ का वन ऑफ द फेमस लैंडमार्क है जो आप किसी को भी पूछ सकते हो अगर आप भटक जाते हो तो। अब कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं। अगर आप उरूस के टाइम पे, यानी कि एनुअल फंक्शन के टाइम पे अगर आप अजमेर शरीफ आते हो तो आपको लॉजेस के रेट ऑलमोस्ट डबल टिबल हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त पे कैसे नेगोशिएशन करना है, किस तरह बात करनी है, इसके बारे में कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जब पैडल रिक्शा वाले या ऑटो रिक्शा वाले आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि आपको लॉज चाहिए, तो उन्हें बोलिएगा हाँ लॉज चाहिए, पर आपकी कंसल्टेंसी फी क्या है। यानी कि इन शॉर्ट में बोलूँ तो भाई आप किराया क्या लोगे, और उसे साफ साफ बोल देना कि अगर तू मुझसे किराया लेगा तो मैं होटल पे, तो होटल के बाहर ही खड़ा रहेगा, होटल के अंदर नहीं आएगा कमीशन लेने के लिए। और अगर तू कमीशन ले रहा है तो मैं तेरे को किराया नहीं दूंगा। मेरे को 3 से 4 होटल तू दिखाएगा, अगर मुझे होटल पसंद नहीं आता है तो तू मुझे वापस वैसे के वैसे ही उस जगह पे छोड़ेगा और मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो इस तरह का नेगोशिएशन करना ज़रूरी है। होटल और लॉजेस में बहुत ही हार्डकोर बार्गिंग करनी पड़ती है कि अगर वो आपको 3000 बोल रहे हैं तो आपको 2200 1800 में उसको सेटल करना होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैक्स है जिसका आपको ख्याल रखना है। और ओयो और जितने ट्रैवल booking.coms होते हैं, चाहे booking.coms हो, ओयो हो या फिर मेक माई ट्रिप हो, ट्रिवागो हो, यहाँ से बुकिंग करने में सिर्फ एक लॉस है, और वो एक लॉस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको 12 आवर्स, यानी कि जो चेकआउट टाइम होता है वो फिक्स होता है और चेक इन टाइम होता है वो फिक्स होता है। और अगर आप ऑड टाइम्स में आ जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। पर अगर आप फिजिकली उस होटल में जाते हो तो आपको चेकआउट टाइम मोस्ट प्रोबेबली 24 आवर्स मिलेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अभी ऑलमोस्ट हम बुलंद दरवाजे पे पहुंच गए, तो भाई कपल ऑफ मिनट्स हम वहाँ पे होंगे, फिर आपको अंदर की ज़ियारत कराता हूँ और आगे की बात करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम बुलंद दरवाजे पे पहुंच गए। ये है वो ह्यूज मैसिव बुलंद दरवाज़ा, और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड को एंटरटेन करना होगा। तो बी लिटिल कॉशियस विद ऑल योर वॉलेट्स एंड बैग्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। अब अजमेर शरीफ में जैसे ही हम एंट्री करेंगे आपको सिक्योरिटी गेट पास से एंटर करना होगा। तो मैं सिक्योरिटी गेट पास क्लियर करने के बाद आपसे रब्ता करता हूँ।